इंडियन आर्मी की अर्जेंसी को देखते हुए डीआरडीओ अभी दो हाइब्रिड लाइट टैंक को डिजाइन करने वाला है। नेपाल की तरफ से अभी बिहार और नेपाल के बॉर्डर में मौजूद एक डिस्प्यूटेड रीजन में हेलीपैड बनाने की कोशिश किया जा रहा है। चाइना की तरफ से अभी अपनी कसगर एयरवेज में S-6 बॉम्बर को डिप्लॉय करके रखा गया है, जो कि लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल को फायर कर सकता है। और भले ही चाइना अपने आर्मी को मॉडर्नाइज कर रही है, लेकिन असल में चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी के ज्यादातर सोल्जर जंग लड़ने के लिए दिमागी तौर पर फिट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लाइट टैंक्स को लेके है। आप सबको ये बात पता होगा कि चाइना की तरफ से अभी लद्दाख में अपनी टाइप 15 लाइट टैंक्स को डिप्लॉय करके रखा गया है। उसके बाद भारत की तरफ से इनको काउंटर करने के लिए भी लद्दाख में T-90 और T-72 टैंक्स को डिप्लॉय किया गया था। दिक्कत ये था कि ये टैंक्स हमारे काफी हेवी हैं, जिस वजह से लद्दाख में ऐसे कई ब्रिजेस है जो कि T-90 टैंक्स की वजन को कैरी नहीं कर सकते हैं और जंग जैसे हालात में हमारे टैंक्स की मूवमेंट को काफी धीमी कर सकता है। वहीं पर T-72 टैंक्स की बात करें तो लद्दाख में अभी T-72 टैंक्स की लगभग 3 रेजिमेंट मौजूद है, लेकिन इनको मेनली प्लेन एरिया में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया था, तो पहाड़ी वाले एरिया में ये वैसे ही काफी धीमे पड़ जाएंगे। तो भले ही हमारे पास टाइप 15 के मुकाबले बेहतर फायर पावर होगा, लेकिन मोबिलिटी के हिसाब से हम काफी पीछे पड़ जाएंगे और वैसे भी ये टैंक हाई एंगल में अटैक नहीं कर पाएंगे, जिससे पहाड़ की ऊंचाई में मौजूद टारगेट इनके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से अभी रशिया से इमरजेंसी बेसिस पर स्प्रूट लाइट टैंक को खरीदने का प्लान किया जा रहा है और बदले में डीआरडीओ भी अभी हमारी एक इंडिजिनस लाइट टैंक को बनाने की कोशिश कर रही है, जिसे बड़ी मात्रा में शामिल किया जा सकता है। इसमें अभी डीआरडीओ K9 वज्र टी गन की चेसिस में कॉकरेल की टरेंट और 105 mm की मेन गन को लगाकर एक हाइब्रिड टैंक को बनाने वाली है और ये प्लान पहले किया गया था, लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से अपने प्लान में कुछ बदलाव किए गए और अभी डीआरडीओ सेम K9 वज्र टी की चेसिस में T-90 टैंक्स की टरेट और मेन गन को इंस्टॉल करने के बारे में प्लान कर रहा है। अभी इन दोनों प्रोटोटाइप को डेवलप करने में 18 महीने का वक्त लगने वाला है, लेकिन फिर भी ये रशिया के स्प्रूट टैंक के मुकाबले काफी सेफ होने वाले हैं, क्योंकि अगर स्प्रूट टैंक की आर्मर के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत ही पतली है, जिस वजह से अगर एक भी टाइप 15 टैंक का राउंड इसको लगता है या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसके ऊपर फायर किया जाता है तो इसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन अभी डीआरडीओ जिन लाइट टैंक्स को बनाने का प्लान कर रही है, या तो चाइना की टाइप 15 के बराबरी के होने वाले हैं, या फिर अगर इसमें T-90 की टरेट का इस्तेमाल किया जाता है तो ये फायर पावर के मामले में और आर्मर के मामले में टाइप 15 से बेहतर होने वाले हैं। और डीआरडीओ अभी इन टैंक्स को स्पेशली पहाड़ और जंगल एरिया में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन कर रही है, जिससे इसकी मेन गन को आम टैंक के मुकाबले काफी ज्यादा एंगल में रखकर फायर किया जा सकता है। इसमें पहाड़ की ऊंची जगह में मौजूद दुश्मन को हमारे टैंक्स इजीली निशाना बना पाएंगे और अगर इसमें 105 mm का मेन गन लगाया जाता है तो इसका इफेक्टिव रेंज 2 से 3 किलोमीटर तक होगा और अगर T-90 का गन इसमें इस्तेमाल किया जाता है तो ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक मार कर पाएगा। लेकिन T-90 की टरेट लगाने से इसका वजन थोड़ा बढ़ जाएगा और ये 38 टन के आसपास हो सकता है। वहीं पर 105 mm की मेन गन के साथ इसका वजन 34 से 35 टन के बीच ही होने वाली है। अगला अपडेट नेपाल को लेके। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की सरकार की तरफ से अभी भारत और नेपाल की बॉर्डर में मौजूद एक डिस्प्यूटेड लोकेशन में हेलीपैड को बनाने की कोशिश की जा रही है और ये जगह बिहार की वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के नरसाई विलेज में पड़ता है और यहाँ से सशस्त्र सीमा बल की जो बॉर्डर पोस्ट है वो काफी ज्यादा दूर नहीं है। और एसएसबी के ऑफिशियल की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल अभी नरसाई विलेज में एक हेलीपैड को बनाने वाला है और इसके लिए पहले से एक टेंडर को फ्लोट कर दिया गया है। एसएसबी के कमांडेंट राजेंद्र भरद्वाज जी का कहना है कि उन्होंने अभी इसके बारे में अपने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म भी कर दिया है और यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर को लेकर मतभेद होने का सबसे बड़ा कारण गंडक नदी है। इस नदी को भारत और नेपाल के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर मान्यता दे दिया गया था, लेकिन ये नदी 1970 से लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, जिस वजह से पहले जो इलाका भारत का था अभी नदी की डायरेक्शन बदल जाने से नेपाल उसको अपना बता रहा है। और रिसेंटली नेपाल और भारत के बीच बॉर्डर इशू को लेकर काफी मतभेद चल रहा था और पिछले कुछ महीनों में नेपाल की पुलिस की तरफ से भी इंडियन सिटीजन के ऊपर 2 से 3 बार फायरिंग किया जा चुका है। और एसएसबी का यह भी कहना है कि नेपाल अभी चाइनीज रायते की वजह से मरने वाले लोगों को भारत और नेपाल की मैत्री बीच से 200 मीटर दूर लाके दफना रही है। वहीं पर TNN की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के भीमदत्त नगर पालिका के मेयर अभी चंपावत डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाके को नेपाल का हिस्सा बता रहे हैं। ये इलाका भारत और नेपाल के बीच मौजूद नो मैन लैंड्स में आता है और इस पर अभी नेपाल अपना दावा करने लगा है। कुछ दिन पहले यहाँ पर बॉर्डर पिलर 811 के पास इंडिया और नेपाल के लोगों के बीच आमना सामना हुआ था
क्योंकि कुछ नेपाली सिटीजन आके यहाँ पर नो मैन लैंड के ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। फिर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वहाँ पर नेपाल को ऑफिशियली इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया और लोगों को वहाँ से खदेड़ा गया था। लेकिन अभी नेपाल की एक सिटी के मेयर ऑफिशियली इस एरिया को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कल रात को मैंने जो मीम पोस्ट किया था वो बस एक मजाक के तौर पर पोस्ट किया था, लेकिन अभी वो मुझे सच होता हुआ नजर आ रहा है। अगला अपडेट चाइना को लेके है। दोस्तों कल मैंने आप सभी को बताया था कि लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज के मुताबिक चाइना अभी तिब्बत रीजन में मौजूद अपने एयरबेसेस में बॉम्बर और एफ जैसे एयरक्राफ्ट को लाके डिप्लॉय कर रही है। रिसेंट ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेज के मुताबिक चाइना की उइगुर ऑटोनोमस रीजन में मौजूद कसगर एयरपोर्ट में अभी चाइना ने अपने S-6 बॉम्बर को डिप्लॉय कर रखा है। S-6 बॉम्बर की बात करें तो ये सोवियत ओरिजिन Tu-16 बॉम्बर की जेरोक्स है, लेकिन चाइना के मुताबिक हालांकि उन्होंने इसे सोवियत Tu-16 को कॉपी करके डिजाइन किया है और डेवलप किया है, लेकिन इसमें Tu-16 के मुकाबले बेहतर एवियोनिक्स सिस्टम, इंजन और सेंसर वगैरह लगे हुए हैं। मजे की बात तो यह है कि चाइना अभी तक रशियन इंजन को कॉपी करके भी खुद की एक नई इंजन को डेवलप नहीं कर पाया है, लेकिन चाइना की S-6 बॉम्बर में फिर भी सोवियत ओरिजिन Tu-16 के मुकाबले बेहतर इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि S-6 बॉम्बर को कब कसगर एयरबेस में लाया गया है, लेकिन इनको जुलाई के महीने के अंदर ही यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। अगर भारत के साथ चाइना का लद्दाख में कोई झड़प होता है तो कसगर से लद्दाख लगभग 500 मील की दूरी पर है, लेकिन S-6 बॉम्बर में बॉम्ब्स के अलावा लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल को भी कैरी किया जा सकता है, जिनको चाइना लगभग 125 मील से भी ज्यादा दूरी से फायर कर सकता है। तो ऐसे में ये एयरक्राफ्ट चाइनीज एयरस्पेस में काफी अंदर रहकर ही भारत के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और भले ही हमारे पास वहां पर सुखोई और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट बॉर्डर में डिप्लॉयड हैं, लेकिन ये इतनी दूरी से इन बॉम्बर्स को टारगेट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी चाइना के पास कुछ खामियां हैं, जैसे कि तिब्बत में चाइना के जितने भी एयरबेसेस मौजूद है उनकी ऊंचाई सी लेवल से 14,500 फीट से ज्यादा है। इतनी ऊंचाई से एक आम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो आधी फ्यूल और मुश्किल से 2 BVR मिसाइल को लेकर टेक ऑफ कर सकता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई में हवा काफी पतली होती है। और ये चीज यहाँ पर चाइना की बॉम्बर एयरक्राफ्ट के लिए और भी मुश्किल पैदा करने वाला है, क्योंकि फाइटर जेट्स के मुकाबले ये काफी बड़े होते हैं और इनकी लिफ्टिंग कैपेबिलिटी अपने साइज के हिसाब से कम होती जाएगी। और वेस्टर्न डिफेंस एक्सपर्ट्स ये क्लेम करते हैं कि चाइना अगर बॉम्बर के जरिए भारत के ऊपर अटैक करने की प्लान कर रहा है तो वो तिब्बत के एयरवेज में इनको ऑपरेट नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा करने की कोशिश किया जाता है तब भी वो अपने बॉम्बर्स की सिर्फ 10% काबिलियत का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला अपडेट चाइनीज आर्मी को लेके है। 1 अगस्त को चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी ने अपने 93rd फाउंडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था। इसी बीच चाइना की ग्लोबल टाइम की तरफ से बढ़ा चढ़ाकर ये बताया जा रहा था कि पीपल लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, जिसमें 2.03 मिलियन से ज्यादा एक्टिव और 500,000 मिलियन से ज्यादा रिजर्व पर्सनल शामिल है। और अभी चाइना इसे काफी तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है और इसको वो 2050 तक दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी में कन्वर्ट करने वाले हैं। लेकिन चाइनीज आर्मी के पास भले ही मॉडर्न इक्विपमेंट मौजूद है, पर चाइना के ज्यादातर सोल्जर अभी पीस टाइम डिजीज से अफेक्टेड है, यानी कि लंबे समय तक इन्होंने कोई भी जंग नहीं लड़ा है और 1979 के बाद इन्होंने किसी भी जंग जैसे हालात में एक भी बुलेट फायर नहीं किया है। हालांकि चाइना की तरफ से मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है, लेकिन मिलिट्री एक्सरसाइज और असली जंग में काफी फर्क होता है। मिलिट्री एक्सरसाइज PUBG की ट्रेनिंग रूम जैसा होता है, जहां पर नूब से नूब बंदा भी आके सीधे AWM और ATEX पकड़ के फायरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन असल गेम में उन्हीं बंदों को बॉट भी आके इनको मुक्के से मार के चले जाते हैं। और ठीक वैसे ही हालत अभी चाइनीज आर्मी की है, और ये बात चाइना के लीडर सम्मानीय सी जिनपिंग टिंग टिडिंग 99 पिंग को भी पता है। इसी वजह से 2014 से चाइना कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री एक्सरसाइज और जॉइंट एक्सरसाइज को काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में कर रहा है, लेकिन फिर भी ये पाया गया है कि जॉइंट एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करने के बाद चाइनीज आर्मी के सोल्जर जंग की इंटेंसिटी को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं और वो इसको एक गेम की तरह समझ रहे हैं। और चाइना को यह डर है कि अगर असली लड़ाई हो जाती है तो उनके जवान इसको किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। ऐसे में या तो जंग लड़ते वक्त वो लोग सदमे में आ सकते हैं, या फिर मानसिक संतुलन को खो सकते हैं, या फिर टेक्निकली कहे तो हैंग हो सकते हैं, या आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। चाइना की एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो काफी तेजी से मॉडर्न वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं और इंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज आर्मी में जिन जवानों को इंडक्ट किया जाता है वो इन मॉडर्न इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए सही तरीके से क्वालिफाइड नहीं होते हैं। चाइना हमेशा ही रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस करता है, ये बात हमें भी उनसे सीखना चाहिए, लेकिन इसी वजह से चाइना अपने सबसे बेहतरीन दिमाग को रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर में डाल देते हैं, और या फिर उनको बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में पोस्टिंग दी जाती है जहां पर उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। इसी वजह से चाइना के ज्यादातर स्टूडेंट अभी आर्मी ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं, और जिनके पास दिमाग है वो अच्छी खासी नौकरी करके पैसा कमाना चाहते हैं।
जिस वजह से चाइनीज आर्मी में अभी एक टेक्निकल गैप बन चुकी है, जिसको फिल करने के लिए चाइना अभी यंगस्टर्स को आर्मी ज्वाइन करने के लिए बेहतर फाइनेंशियल ऑफर दे रहा है, लेकिन फिर भी इसका कोई खास फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही चाइना की मिलिट्री में करप्शन एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और अभी चाइना की मिलिट्री मेंटेनेंस इशू को लेके काफी परेशान है, क्योंकि जितनी ज्यादा इक्विपमेंट आप इंडक्ट करेंगे उनकी मेंटेनेंस के लिए आपको उतना ही ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अगला अपडेट भारत के खिलाफ चलने वाली प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को लेके है। जब से भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ा है, तब से सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर काफी तेज हो गया है। अगर आप ट्विटर में एक्टिव हैं तो आपको पता होगा कि काफी सारे चाइनीज अकाउंट्स की तरफ से एंटी इंडिया ट्वीट किए जाते हैं, और ये सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फैल चुकी है। लेकिन असल में ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, इसके पीछे कंप्लीट प्री प्लान कैंपेन चल रहा है, जिसे पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है। और जितने भी चाइनीज अकाउंट से उर्दू में या फिर आधी अधूरी इंग्लिश में ट्वीट किया जाता है, जिसका मीनिंग आपको समझने में दिक्कत होता है, आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि चाइनीज नहीं बल्कि पाकिस्तानी है, जो कि चाइनीज नाम और पिक लगाकर फेक आईडी बनाए हुए हैं। और वो लोग अभी चाइनीज सोल्जर्स और लड़कियों की इमेज लगा देते हैं ताकि वो ज्यादा रियल लगे, लेकिन असल में चाइना में ट्विटर बैन है और वीपीएन लगाकर कोई भी 24 घंटे एक्टिव नहीं रह सकता है। ऐसे ही कुछ अकाउंट्स को भी ट्विटर की तरफ से बैन किया गया, जिनमें से एक की फॉलोअर 17,000 से भी ज्यादा है। और हमारे चैनल में 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले, लेकिन आप लोग ट्विटर में फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा चलेगा तो मुझे खुद ही अपने ऊपर मीम बनाना पड़ेगा। अब वापस अपनी मुद्दे की बात करें तो जो अकाउंट अभी बैन हुए हैं उनके नाम थोड़े मुश्किल हैं, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आप लोग यूं समझ सकते हैं कि अगर आप लोग अलग अलग तरह के बर्तन को जमीन में फेंक के मारेंगे तो जो आवाज आएगी वैसा ही कुछ है। वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं, और बर्तन गिराकर ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मम्मी अगर पीटेगी तो ये मत बोलना कि बर्तन फेंकने को मैंने कहा था। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।